हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके। हेलो। यस सर। हम्म। कहाँ से शुरू किया जाए? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मुझे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं क्लियर हैं, मतलब मैंने ये कोर्स पूरा एक बार गो थ्रू करा हुआ है, बट हम्म। मुझे प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन टैकल करने में। मैं क्वेश्चन के टाइम पे ब्लैंक हो जाती हूँ, मुझे क्वेश्चन एक्सपोजर चाहिए। अच्छा, जैसे कौन से चैप्टर से मेनली? सर मतलब एक बार जैसे अगर आप कराते हैं तो ओवरव्यू देके जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो बता के, और उसके बाद मुझे क्वेश्चन ज्यादा चाहिए। अच्छा, जैसे मैं स्टार्ट करूँ, देखिए फिजिक्स में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, मैं आपको वो पहले ओवरव्यू बताता हूँ, ताकि अब जी। मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम कहाँ से आती होगी। जैसे फिजिक्स में हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरे पास कोई क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी किसी दो टर्म, ठीक है, सपोज कर लीजिए एक्स एंड वाई, इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली अगर प्रोडक्ट करूंगा तो ये फॉर्मूला बेस्ड होगा। ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा अभी। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड होगा। अगर यही टर्म, सपोज कर लीजिए ये दो टर्म किसी ग्राफ के बेस पे दिया हो सकता, तो ये दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, तो उस ग्राफ के बेस पे आप एरिया निकालते, तब मैं कैलकुलेट कर सकता था। एंड यही टर्म अगर आपको वेरिएबल टर्म में गिवन होता तो आप उसको इंटीग्रेट करके, जैसे कोई फंक्शन गिवन होता एक्स डिपेंडेंट या वाई डिपेंडेंट, तो उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपको कैलकुलेट करना है, सपोज कर लीजिए फोर्स, मोमेंटम एंड टाइम, इनके बीच में रिलेशन निकालना हो, या इम्पल्स कैलकुलेट करना हो, या करंट, चार्ज, टाइम, इनके बीच में रिलेशन निकालना हो, तो आपके पास फॉर्मूला होता है चार्ज इज इक्वल्स टू सिंपली करंट इनटू टाइम। तो अगर चार्ज, करंट अगर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा हो एंड टाइम एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा हो, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके प्रोडक्ट करूँ तो चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर वही टर्म ग्राफ के बेस पे दे रखा होता, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ, तो उस ग्राफ का एरिया निकालते तब आप करंट निकाल सकते थे। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन अगर ऐसे दिया हो, ठीक है, करंट वर्सेस टाइम, आपका ग्राफ कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये कोऑर्डिनेट आपका करंट है एंड ये कोऑर्डिनेट आपका टाइम है। ठीक, एंड इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सपोज कर लीजिए 10 एम्पियर, एंड इसकी वैल्यू दे रखी है सपोज 5 एम्पियर। तो आपको कैलकुलेट करना हो चार्ज कितना होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैंने क्या कहा यहाँ पे सेकंड टर्म अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो आप उस ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए, उस क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसके ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। ठीक, तो एरिया में आपको ट्राइंगल दे सकता है, रेक्टेंगल दे सकता है, किसी भी टर्म में दे सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। थर्ड टर्म यही दे सकता है कि अगर करंट टाइम डिपेंडेंट फंक्शन गिवन हो, तो आप उसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता, करंट टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, ताकि चार्ज की वैल्यू आ जाती। जैसे सपोज करंट की वैल्यू गिवन होती है आपको कितना, 2t+3, एंड देन आपको फाइंड करने के लिए बोलता है कि चार्ज फ्लोइंग बिटवीन टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपको इस तरह से फाइंड आउट करना होता है। तो ये पहला तरीका होता है कि अगर कोई क्वांटिटी किसी दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट के अगर इक्वल हो, तो उसको हम इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। एक दूसरा तरीका होता है फाइंड आउट करने का, ठीक, जहाँ पे वो टर्म रेशियो के टर्म में गिवन होता है। जैसे सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई क्वांटिटी है Q, जो किसी दो क्वांटिटी के रेशियो के इक्वल है, y/x। तो मैं अगर यही टर्म ग्राफ के बेस पे दे रखा होता, तो उस ग्राफ का मैं स्लोप कैलकुलेट करता, एंड यही टर्म अगर इक्वेशन के बेस पे गिवन होता, तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मैं डेरिवेटिव करता, डिफरेंशिएट करता। जैसे सपोज कर लीजिए आपको गिवन होता चार्ज एंड टाइम, और आपको करंट निकालना होता, तो डायरेक्टली मैं करंट इज इक्वल टू क्या लिखता, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। या अगर मुझे चार्ज एज अ ग्राफ के गिवन के बेस पे दे रखा होता, ग्राफ करंट चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा होता, तो उस ग्राफ का स्लोप निकालता।
स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस साइन, एंड थर्ड क्वांटिटी अगर चार्ज टाइम डिपेंडेंट फंक्शन गिवन होता तो मैं उसको सिंपली डिफरेंशिएट कर देता, तो मेरे पास क्या फाइंड आउट हो जाता, करंट की वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। तो फिजिक्स में मेनली इन्हीं दो तरह से हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने क्वांटिटी लिखी है एक्स एंड वाई, उसके ऊपर पावर के टर्म में भी हो सकता है, पावर 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मेनली जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो सिर्फ इतनी होगी। आया समझ? यस सर। ओके, अब डिपेंड करता है कि किस चैप्टर से हमें शुरू करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ओवरव्यू बताते जाऊंगा एंड उसके हिसाब से सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, यस सर, आप मुझे टाइप ऑफ क्वेश्चन जितने बन सकते हैं और एक्सपोजर दे दीजिए बस क्वेश्चंस का ओवरव्यू देके। ठीक है। शुरू करें हम फर्स्ट चैप्टर से। कौन सा चैप्टर शुरू करना चाहेंगे आप, किसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है आपको? सर सेकेंड बुक मेरी थोड़ी डाउटफुल है, सेकेंड बुक में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम है। पार्ट 2 सेकंड बुक में कौन सा चैप्टर? सर, वेव्स एंड ऑसिलेशंस लास्ट चैप्टर, वो में मुझे प्रॉब्लम आती है उसमें। अच्छा, तो आप पहले ऑसिलेशन कर लें। जी सर, जैसा आप कहें। ओके, देखिए ऑसिलेशन में आपने क्या पढ़ा होगा क्या नहीं पढ़ा होगा वो बात की बात, मैं आपको जैसे बताता हूँ वैसे अगर याद रखते हैं तो हर चीज उसमें कवर अप हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज हम डिफाइन करते हैं ऑसिलेशन में कि मेरे पास तीन क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सपोज कर लीजिए मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखा हो y इज इक्वल्स टू सम a साइन ओमेगा टी। ठीक, ये मेरे पास कोई इक्वेशन दे रखा हो, ठीक है, सिंपली डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर मेरे पास यहाँ पे इस साइन टू द पावर यहाँ पे कितना हो जाए n, ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाए, साइन क्यूब हो जाए एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, अगर n की वैल्यू 1 होगी तब ये SHM शो करेगा। ठीक है, अदरवाइज n की वैल्यू अदर देन 1 कुछ भी हो तो वो SHM नहीं होगा बट पीरियोडिक होगा। ठीक है, नॉट SHM बट पीरियोडिक। ठीक है, ओके, अब मेरे पास इस टर्म के बेस पे हम क्या क्या चीजें सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। एक क्वेश्चन होता है जैसे मान लीजिए y इज इक्वल्स टू, सपोज कर लीजिए a दे रखा हो एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसे दे रखा हो इक्वेशन। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो पहली चीज बोल दीजिएगा कि SHM नहीं है, तो आपको बोलेगा पीरियोडिक है, तो आप उसका एम्पलीट्यूड बताइए, टाइम पीरियड बताइए, सारी चीजें डिफाइन कीजिए। तो हमेशा हर इक्वेशन को पहला काम क्या करते हैं, उसको लीनियर पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a साइन स्क्वायर है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कॉस के टर्म में, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी एंड होल डिवाइड बाई 2। आपके पास मैथ्स है, बायो है? सर बायो। ओके, तो शायद आप ये फॉर्मूला नहीं जानते होंगे, मैं आपको बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ये फॉर्मूला पता है कहाँ से आया ये? नो सर। ओके, आपके पास एक रिलेशन होता है कॉस a प्लस बी, इसका फॉर्मूला जानते होंगे आप? ये रिलेशन होता है, अगर सपोज कर लीजिए ए एंड बी बराबर हो जाए, सपोज थीटा के इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ट्वाइस थीटा। सो ये पूरा टर्म हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। मैं इस कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड यहाँ पे भी साइन स्क्वायर। सो टोटल टर्म हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर उस साइड ले जाइए तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2, लिख सकते हैं। यस सर। ओके, तो इसी रिलेशन को मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब देखिए तो इसको एक्सपैंड कीजिएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a ओवर 2 माइनस a ओवर 2 कॉस ऑफ ट्वाइस ओमेगा इंटू टी। अब आपके पास इतने टर्म आ गए, अब इन टर्म का मतलब क्या होगा? जो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखा है ये टर्म, ये डिफाइन करता है पोजीशन ऑफ मीन को, मतलब कि वो SHM जब शुरू हो रहा है तो उसका मीन पोजीशन कहाँ पे है, ये जो टर्म बताता है, वो डिफाइन करता है उसके एम्पलीट्यूड को। ठीक है,
तो अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के, अगर मैं इस इक्वेशन को देख के डायरेक्टली बोलता कि इसका एम्पलीट्यूड ए है तो गलत हो जाता आपका, ठीक है। यहाँ तक कोई मुश्किल? नो सर। ओके, थर्ड टर्म मेरे पास यहाँ पे दे रखा है 2 ओमेगा, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी बताता है। तो एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे कितनी हो गई? 2 ओमेगा। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल सकते हैं, टाइम पीरियड है वो निकाल सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आई बात? यस सर। ओके, नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर टर्म में आपको जो मोस्टली क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसके बेसिक आती है क्या? एसएचएम कैसे डिफाइंड होता है, ये इक्वेशन कहाँ से आया, ये सारी चीजें? सर ये 2 चैप्टर्स में मुझे प्रॉब्लम है, बाकी चैप्टर्स में मेरे पास बेसिक्स हैं। लाइक जो Okay. लास्ट के चैप्टर्स हैं सेकंड बुक के, उन्हीं में प्रॉब्लम है। Okay. बाकी बेसिक्स देखिए, हैं। मैं आपको बताता हूँ ये चीजें कहाँ से आती हैं, क्यों आती हैं। हम पहले क्या करते हैं, सिंपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं एंड उसके साथ इसको रिजेंबल करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ किया, ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक मेरे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लीजिए एंड एक मेरे पास वाई एक्सिस ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इस पर्टिकुलर टर्म से कोई भी एक पार्टिकल है जिसको इसके अबाउट मूवमेंट कराने की कोशिश करते हैं, ठीक, इस सर्कुलर पाथ में। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मेरे पास एक्स एक्सिस था, कोई भी एक पार्टिकल लीजिए जो पहले किसी इस पॉइंट पे होगा, थोड़ी देर बाद किसी इस पॉइंट पे जाएगा, थोड़ी देर बाद किसी इस पॉइंट पे जाएगा। मतलब इस कर्व बाउंड्री के अबाउट वो क्या करता है, कुछ ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं मान लिया टाइम 0 पे वो पार्टिकल कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे, तो उस पार्टिकल का अगर मैं पोजीशन डिफाइन करूँ, मतलब कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, यहाँ से इस पॉइंट का इंक्लिनेशन अगर मैं ये डिफाइन करूँ, तो उसको हम बोलते हैं इनिशियल एंगल, या उसी चीज को बोलते हैं एंगल को फेज। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, क्योंकि पार्टिकल इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी थी? 0। ठीक है, अब वो पार्टिकल थोड़ी देर बाद मूव ऑन करके कुछ ऊपर तक गया होगा, सपोज कर लीजिए कुछ यहाँ तक गया, यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ एंगल कन्वर्ट किया, वो एंगल इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। ठीक है, या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब इस पूरे मोशन में हो क्या रहा है, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एसएचएम की तरह क्यों बिहेव करेगा। ये मेरे पास सर्कुलर पाथ था, जब पार्टिकल मूवमेंट करना शुरू किया, ठीक है, पहले पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे था, तो उस पार्टिकल के लिए वहां पे प्रोजेक्शन फॉल कराइए। प्रोजेक्शन का मतलब एक वर्टिकल लाइन उस एक्सिस के ऊपर, तो इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। थोड़ी देर बाद वही पार्टिकल मूव करके कुछ इस पॉइंट पे गया होगा, उस पॉइंट के लिए अगर प्रोजेक्शन फॉल कराऊं तो वहां पे प्रोजेक्शन ऐसा होगा, ठीक, एंड सो ऑन, वो मूव करता जाए तो उसकी वजह से प्रोजेक्शन चेंज करता जाएगा। तो इन प्रोजेक्शंस का अगर मैं मोशन देखूं तो वो कैसे मूव कर रहा है, पहले यहाँ से यहाँ गया प्रोजेक्शन, फिर थोड़ी देर बाद प्रोजेक्शन यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ जाएगा एंड मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा। ठीक, जब पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे होगा, कभी पार्टिकल यहाँ पे होगा, कभी पार्टिकल यहाँ पे होगा, तो इन सारे अलग अलग पॉइंट के लिए अगर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिए, तो इन सारे प्रोजेक्शन का मोशन देखूंगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो इसी तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। अगेन अगर मैं नीचे की तरफ देखूं कि नीचे तरफ बिहेव कैसा कर रहा है, ठीक है, जैसे पार्टिकल किसी इस पॉइंट पे चला गया, फिर इस पॉइंट पे चला गया, फिर इस पॉइंट पे चला गया एंड देन अगेन वापस आ गया किसी इस पॉइंट पे, तो उन पॉइंट के लिए प्रोजेक्शन ड्रॉ कीजिएगा ये, ऐसे। तो इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम दिस वे, इस तरह, एंड देन वापस यहाँ तक चला आया।
तो मैं यहाँ पे जो मोशन देख रहा हूँ उस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन का अलोंग एक्स एक्सिस वो कैसा हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। यस सर। इसीलिए इस पर्टिकुलर मोशन को हम क्या बोलते हैं, SHM, कि किसी फिक्स्ड पॉइंट जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, उसके अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। जस्ट एज मैं कोई सिंपल पेंडुलम लिया एंड उसको ऑसिलेट कराइए टू एंड फ्रो अबाउट गिवन पोजीशन, इस तरह। तो एक बार पार्टिकल ऐसे जाए एंड फिर वापस बैक आए, सेम इस तरह बिहेव कराइए। इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का प्रोजेक्शन अलोंग एनी डायमेट्रिकल एक्सिस वो SHM बिहेव करता है। ठीक है, यस सर। ओके। अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे है, यहाँ पे लाइन ऐसे था, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि ये टोटल इंक्लिनेशन यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाए, ओमेगा टी प्लस 5। टोटल इंक्लिनेशन कितना होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक y एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो इसको y ले लीजिए, एंड ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक x एक्सिस के अलोंग x ले लीजिए, एंड इसके रेडियस को यहाँ से यहाँ तक आप a ले लीजिए। तो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री अगर मैं सबसे पहला साइन थीटा लूँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, लिख सकता हूँ। यस सर। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू डिफाइन करूँ तो y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक, अब इन रिलेशन का मतलब आप बोलिएगा क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पे y क्या डिस्क्राइब कर रहा है, तो y बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कहाँ पे है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो y सिंपली डिफाइंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। a यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट ओमेगा, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी बताता है। इस एंगुलर वेलोसिटी से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक, टी मेरे पास टाइम, कितनी देर में पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। 5 बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। ठीक, फेज का मतलब होता है एंगल, तो इसलिए इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक सारे टर्म को हम बोलते हैं फेज थीटा। तो किसी भी एक जनरल इक्वेशन अगर आपको दे रखा हो तो आप उस इतनी सारी चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। अगर आपको दे रखा हो सपोज y इज इक्वल टू 5 साइन 10 पाई t प्लस पाई बाई 6, तो इसमें सारी चीजें उस इक्वेशन के साथ रिजेंबल करके निकाल सकते हैं। ए, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, सब कुछ निकाल सकते हैं। ये जो टर्म दे रखा है ओमेगा दे रखा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या फ्रीक्वेंसी के टर्म में 2 पाई इंटू एफ, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ से एफ की वैल्यू भी आ जाएगी एंड टाइम पीरियड की वैल्यू भी आ जाएगी। यस। ये समझ आया आपको? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, किसी भी दो SHM को अगर आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो उसके बेस पे देखने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, तो इसको बोलते हैं हम लोग सुपर इम्पोजिशन ऑफ 2 SHM। ठीक है, सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM। ठीक, अब इसकी दो कंडीशन होती है कि दोनों जो SHM है वो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं या डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो आप इसको एनालाइज कैसे कीजिएगा, तो आप सिंपली इक्वेशन देखिएगा। जैसे मेरे पास मान लीजिए y1 इज a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा t है, एंड कोई एक दूसरा इक्वेशन है y2 इज सिंपली b टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा 2 प्लस 5 है।
ये दो इक्वेशन दे रखा है, तो आप इसको बोलिएगा कि दोनों का इक्वेशन y के टर्म में है, इसलिए इसको सेम प्लेन में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बोथ आर इन सेम प्लेन। ठीक है, हेलो। यस सर। एंड देन सुपर इम्पोज करना है मुझे, मतलब दोनों को ऐड करना है, तो आप सिंपली दोनों को ऐड कर लीजिए, तो y1 प्लस y2। जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल कीजिएगा, तो इसका आंसर आता है a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, जहाँ पे a की वैल्यू होती है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाइव। ठीक है, आप ये प्रूफ कर भी सकती हैं या प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली रिलेशन याद रखिए। ये जो टर्म निकालना होगा उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ साइन फाइव बाई a प्लस b कॉस फाइव। तो यूजिंग दीज टू इक्वेशन मैं इस पर्टिकुलर टर्म को सॉल्व कर सकता हूँ। तो एक बात याद रखिएगा, जब कभी दो सेशन सेम प्लेन में होता है तो उसका सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज करता है, उसके पाथ में कोई फर्क नहीं होता, रिजल्टेंट इक्वेशन SHM ही होता है। ठीक, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन आपको कैसे सर ये पूछेगा। रिपीट कर देंगे आपने स्टेटमेंट जो बोला है? कोई भी दो SHM अगर सेम प्लेन में होगा तो वो सिर्फ उसके एम्पलीट्यूड में चेंज लाएगा। ठीक है, चेंजेस एम्पलीट्यूड ओनली। ठीक है, बट जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा SHM होगा। ठीक है, इक्वेशन के देख के देखिए डिफाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, यस सर। ओके। जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए मेरे पास कोई x1 इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी है एंड x2 इज इक्वल्स टू 4 कॉस ओमेगा टी है। बोले दोनों को ऐड करने के लिए क्या होगा? तो पहली बात, जब कभी भी ऐड करते हैं तो हमेशा दोनों क्वांटिटी या दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम सेम टर्म में होना चाहिए। जैसे ये मेरे पास साइन में है तो ये भी साइन में होना चाहिए, बट यहाँ पे कॉस में है, तो पहला काम क्या कीजिए, इस कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करना आता है आपको? यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं? सर 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, क्योंकि हमने क्लास 10 में पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए साइन एंड कॉस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। इसलिए साइन 90 प्लस थीटा या साइन 90 माइनस कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, या साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसलिए कॉस थीटा को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। आया समझ? ओके। अब देखिए दोनों इक्वेशन को, एंड दोनों इक्वेशन में कुछ टर्म कॉमन करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट टर्म a आपको पता है, सेकेंड टर्म b आपको पता है, एंड दोनों के बीच में कितना फेज का डिफरेंस है आपको वो पता है। तो इन सारी वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। एंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो फेज की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा। यस सर। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, यस। सेकेंड जो प्रॉब्लम आएगी वो बोलेगा कि दो डिफरेंट प्लेन में है तब कैसे करेंगे। तो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन होगा, x is equals to a sin omega t and y is equals to b times of sin omega t plus 5। तो पहली बात ये देखिए कि एक x कोऑर्डिनेट है दूसरा y कोऑर्डिनेट है, तो आप क्या बोलिएगा? बोथ आर इन डिफरेंट प्लेन है। जब कभी भी डिफरेंट प्लेन में होगा तो वो चेंजेस पाथ, वो उसके पाथ में चेंज लाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका पाथ में चेंज कैसे कैसे ला सकता है। तो इसकी पहली कंडीशन, ठीक, अगर आपके पास फाइव 0 हो
या पाई हो, तब इस कंडीशन में जो इसका इक्वेशन सॉल्व होके आता है तो उसका पाथ लीनियर होता है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लाइक लेंदी इक्वेशन आता है। ठीक है, हम उसके हिसाब से कंक्लूड करते हैं कि अगर एंगल ऐसा हो तो पाथ कैसा होगा, लीनियर। सेकेंड टर्म, अगर आपका एंगल मेरे पास फाई पाई बाई 2 हो, तब जो मेरे पास पाथ होता है वो होता है मेरे पास एलिप्टिकल। ठीक, एंड थर्ड वन, अगर आपके पास फाई इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 हो एंड ए और बी इक्वल हो जाए, तब यही टर्म जो पाथ होगा वो सर्कुलर हो जाएगा। मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जैसे अगर आपका सर एक क्वेश्चन बार बोला है हमने ये कैसे डिटरमाइन किया कि ये सेम प्लेन में है या अलग प्लेन में है? देखिए यहाँ पे इक्वेशन देखिए, इक्वेशन किसके टर्म में है, एक्स एंड वाई के टर्म में है। अच्छा ओके सर। तो एक्स अलग प्लेन एंड वाई अलग प्लेन, इसलिए इसको हमने डिफरेंट प्लेन माना। ओके सर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, क्वेश्चन बोला कि इफ आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप, ऐसे दे रखा हूँ। बोलेगा कि इसका जो रिजल्टेंट होगा उसका पाथ क्या होगा, आप ये डिफाइन कीजिए। तो पहली बात आप चेक कीजिए कि ये जो टर्म गिवन है वो सेम प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में है। सर डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, क्योंकि एक एक्स कोऑर्डिनेट है दूसरा वाई एक वाई कोऑर्डिनेट है। है। तो इसको मैं एक्सपैंड करूंगा। तो पहला काम क्या कीजिए, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को सेम क्वांटिटी के टर्म में लिखिए। जैसे मेरे पास साइन के टर्म में है तो दोनों को साइन के टर्म में लिखिए। तो इसको लिख सकते हैं साइन आई कैप, फिर 4 कॉस को मैं लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, बट यहाँ पे जे कैप। अब इन दोनों इक्वेशन में कॉमन कॉमन क्या क्या है हम वो देखते हैं। ए आपका 4 है, बी ये भी 4 है, एंड दोनों के बीच में फेज पाई बाई 2 है। किस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड? सर थर्ड। थर्ड, इसलिए पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। सर्कुलर। यस सर। आया समझ? यस सर। ओके, तो दो एसएचएम के सुपर इम्पोजिशन में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकते। ठीक है, यस सर। ओके, अगली चीज आती है मेरे पास कि एक टर्म पूछा जाता है कि टाइम के साथ पोजीशन पार्टिकल का कहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो एक रिलेशन याद रखिएगा, रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड। मैं इसका क्वेश्चन भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं, और दूसरी तरह से जो स्कूल में सॉल्व करते हैं या दूसरे टीचर सॉल्व करते हैं उसका भी तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, एंड मैं शॉर्टकट में फिर भी सॉल्व करने का तरीका सिखाऊंगा। जैसे आपको कोई भी इक्वेशन दे रखा हो, y इज इक्वल टू सम a साइन ओमेगा टी, आपको ये इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, तो साइन के टर्म में है तो आप सिंपल क्या कीजिए, एक साइन का ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, साइन का कर्व आपको पता है कैसा होता है, यहाँ से जीरो की वैल्यू जीरो होती है एंड वो वैल्यू बढ़ती जाती है एंड देन फिर डिक्रीज करने लगती है 90 के बाद, कुछ ऐसे आती है। ठीक है, यस सर। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 इस पॉइंट पे। ठीक, कितने एंगल के लिए, 90 डिग्री के लिए। ये टर्म 1 1 बोल लीजिए या उसको a बोल दीजिए। सेकेंड वैल्यू जो है उसका हाफ a बाई 2, मतलब ऐसा होगा।
इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के लिए एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे। तो ये मेरे पास जो टर्म होगा वो हो जाएगा a/2 sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना, इसीलिए। थर्ड जो टर्म होगा इसी में, ठीक है, 45 की वैल्यू, तो यहाँ पे मान लीजिए इसको, ठीक। एंड इसकी वैल्यू होती है मेरे पास a/√2, 45 की वैल्यू, एंड द लास्ट 60 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। तो इसको यहाँ मान लीजिए 60 डिग्री, विच इज √3a/2। सारी वैल्यू समझ आ गई? यस सर। आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता है? सर π/180 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ ठीक है, यस सर। हाँ, एक रिलेशन ये याद रखिए। दूसरा रिलेशन याद रखिए, टाइम एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल्स टू सिंपली थीटा इन रेडियन अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल टाइम पीरियड। अब देखिए जैसे फर्स्ट वन a/2 मतलब कितने एंगल के लिए होगा? 1/2, 30 डिग्री के लिए। यस। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पे 1/2 होती है, तो 30 डिग्री के लिए इस वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, कितना आएगा? π/6। यस। उस π/6 को टाइम वाले फॉर्मूले में पुट कीजिए, देखिए कितना आएगा? कितना आया? थीटा की जगह पे π/6 पुट कर दीजिए, तो पाई कट सर जाएगा, t/12। 6 t/12, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? t/12। अगेन साइन 45 a/√2, 45 की वैल्यू पुट कीजिए, रेडियन में कितना आ जाएगा? π/4, π/4 t के टर्म में पुट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी t/8। उसी तरह थर्ड वन 60 डिग्री, π/3 उसको पुट कीजिएगा, t/6। 90 डिग्री π/2 पुट कर दीजिएगा, तो t/4। 180 डिग्री पाई पुट कर दीजिएगा, t/2 एंड सो ऑन। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो आपको क्वेश्चन पता है क्या पूछेगा? वो बोलेगा a/2 से a तक जाने में टाइम कितना लगेगा। तो देखिए a/2 मेरे पास किसी इस पॉइंट पे है एंड a की वैल्यू मेरे पास किसी इस पॉइंट पे है, दोनों का जितना टाइम दे रखा है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आया समझ? मतलब t/4 माइनस t/12, तो वो टाइम टेकन आ जाएगा। टाइम टेकन होगा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इन्हीं के बीच में होंगे, ओके। ठीक है। तो ये अगर आपको याद है कि ये टेबल कैसे बना, ठीक है, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। ओके नेक्स्ट, इतनी सारी चीजें हम डिस्प्लेसमेंट के बेस पे डिफाइन करते हैं। अगली चीज आती है वेलोसिटी। तो देखिए आपके पास इक्वेशन है y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। इसको सिंपली एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो dy/dt इज इक्वल्स टू ओमेगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, उसका ओमेगा बाहर आ गया, तो मेरे पास इतना इक्वेशन आता है, ठीक। ये तो समझ आया आपको? यस। फिर से अगेन अगर मैं इसको लिख सकता हूँ ओमेगा ए, कॉस को लिख सकता हूँ साइन के टर्म में, मैं ये बोल सकता हूँ ना साइन ओमेगा टी प्लस π/2। कॉस को रिजेंबल करने मतलब कॉस को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इक्वेशन लिखना था साइन के टर्म में। तो एक सवाल पूछा कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं फेज डिफरेंस कितना होगा दोनों के बीच में। फेज मीन्स एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए एंगल कितना है? ओमेगा टी, एंड वेलोसिटी के लिए एंगल मेरे पास कितना है? ओमेगा टी प्लस π/2। यस दोनों में सर। एक्स्ट्रा क्या है? π/2। इसलिए आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी
लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय पाई बाई 2, या बोल सकता हूँ कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट रिलेशन होता है कि आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी को किसी दूसरी तरह से, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा ए। कॉस के लिए एक आइडेंटिटी होती है साइन के टर्म में, जो हमने क्लास 10 में पढ़ा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट, लिख सकते हैं। यस। अब क्या कीजिए, इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बाहर है उसको अंदर ले जाइए तो अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी उसका होल स्क्वायर, एंड ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू ऊपर देखिए वाई के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यस सर। अब इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक वैल्यू हो सकती है मीन पोजीशन पे, एक वैल्यू हो सकती है एक्सट्रीम पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू a होती है। जैसे मैंने कोई पेंडुलम लिया जहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मीन, जो फारेस्ट पॉइंट यहाँ पे होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम। तो ये मीन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, इसलिए मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू a। ठीक है, यहाँ बोल सकता है ना। हेलो, यस सर। अब ये y की वैल्यू 0 ऊपर इक्वेशन में पुट कीजिए तो कितना आएगा, y b इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा a आ जाएगा। यस सर। एंड अगर y की वैल्यू a पुट कर दीजिएगा वहां पे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। इन दोनों वैल्यूज में ज्यादा वैल्यू कौन सी है, सर ओमेगा ए। इसलिए वो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी, और कम वैल्यू 0 मिनिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें डिफाइन कर दी, एक फेज एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप किसी भी इंस्टेंट पे निकालने के लिए आप ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यस। एक थर्ड चीज इसी इक्वेशन से आपको पूछ सकता है। ठीक है, इसी इक्वेशन से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जो लास्ट आपका जो रिलेशन आया v इज इक्वल्स टू ओमेगा ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको इधर लेकर आ जाइए y वाले टर्म को, तो ये टर्म ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ तक सही है। यस सर। अब सारे इक्वेशन को ओमेगा एस से डिवाइड कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो राइट साइड में कितना बचेगा, सर वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 तो ये पूरा प्लस। टर्म आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। सर ये आपने क्या करा है, एक बार बता दीजिए। पहले सबसे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी के लिए लिखा, ये जो लास्ट सर रिलेशन मैंने यूज किया था ना इसको। यस सर, सिर्फ लास्ट स्टेप। ओके, लास्ट स्टेप मैंने क्या किया, देखिए ओमेगा स्क्वायर कट गया, एंड राइट साइड में यस सर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर वो भी कट गया, तो 1 की इक्वल हो गया वो। तो मेरे पास बच क्या गया, बी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए स्क्वायर एंड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके सर। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन शायद आपने कभी देखा होगा,
इसको बोलते हैं एलिप्स, एलिप्टिकल पाथ डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, एलिप्स पता है किसको बोलते हैं? नहीं सर। एक सर्कल जिसको थोड़ा सा एलोंगेट कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड एलिप्स। आप ऐसे समझिए। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ जब बनता है तो कुछ ऐसा बनता है। ऐसा, तो एक एक्सिस ये इसका ये होता है एंड एक एक्सिस इसका ये होता है। ठीक, तो जो लॉन्गर है उसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, जो शॉर्टर है उसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो ये जो टर्म हो जाएगा वो जाएगा y, एंड ये जो टर्म हो जाएगा वो जाएगा v। तो y को जिस पॉइंट पे वो ग्राफ कट कर रहा है दैट इज a, एंड v को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है दैट इज ओमेगा a। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है वेलोसिटी के बेस पे। वेलोसिटी में इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा जितना मैंने इक्वेशन लिखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके सर। ओके। अब देखिए, मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन से बताता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछा था। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन पूछा आपको कि मेरे पास किसी भी एसएचएम में मेरे पास या तो उसके टर्म में पूछ सकता है, वेरिएबल के टर्म में पूछ सकता है, या तो न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में पूछ सकता है। ठीक है, उसने कहा मेरे पास कि वेलोसिटी v1 एट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है किसी एक डिस्प्लेसमेंट पे y1 इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। फिर मेरे पास वेलोसिटी 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गई किसी अनदर डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर। तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ द वेव क्या होगा? तो आपको देखने से बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि ऐसे सॉल्व कैसे करेंगे, बट अगर आपको फॉर्मूला याद है जो मैंने अभी अब लास्ट पे राइट किया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको किस किस चीज की वैल्यू दे रखी है? v की वैल्यू पता है एंड y की वैल्यू पता है। यस सर। तो दो इक्वेशन सॉल्व होंगे, तो आप इक्वेशन ऐसे लिखिएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा वहां से स्क्वायर हमारे ए पास स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, राइट? एंड देन फिर वहां से टाइम पीरियड हाँ, ओमेगा इज यस इक्वल्स टू सर। 2 पाई/t। यस सर। दो इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा क्योंकि मुझे ओमेगा एंड ए टर्म नहीं चाहिए तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन y का जो कोएफिशिएंट ओमेगा है वो बच जाएगा, एंड वहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते यस सर। हैं। ओके, थर्ड एक्सेलरेशन वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने अभी जो चीजें कैलकुलेट की हैं, y फर्स्ट टर्म था मेरे पास साइन ओमेगा टी, उससे मैंने वेलोसिटी निकाली ओमेगा टाइम्स ऑफ ए कॉस ओमेगा टी, एंड देन इसको फेज के टर्म में कन्वर्ट किया तो ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिख दिया। अब इसको क्या कीजिए, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए ताकि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाए। तो मैंने क्या कर दिया, dv/dt। तो dv/dt कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब देखिए, इसको अगर मैं फेज के टर्म में लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखिए साइन तो है बट यहाँ पे कोएफिशिएंट में नेगेटिव है। साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है तो साइन के टर्म में लिखने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा या साइन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सारी चीजें मतलब साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मैंने ऐसे डिफाइन किया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। अब
इसको बोलते हैं पाई या 180 डिग्री, इसको बोलते हैं 0। तो कोई भी टर्म अगर मैं इस एंगल में लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है पाई माइनस थीटा, क्योंकि 180 से कम है एंड 90 से बड़ा है। कोई भी टर्म अगर मैं इस क्वाड्रेंट में लिखता हूँ तो उसका मतलब होता है पाई प्लस थीटा, क्योंकि 180 से ज़्यादा है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती है। ये समझ आया? यस सर। ओके, तो मैंने साइन की वैल्यू लिख ली। अब मैं तीनों को रिलेट करूंगा ताकि तीनों के बीच में फेज डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो देखिए, पहला डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है, दूसरा वेलोसिटी ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है, एंड तीसरा एक्सेलरेशन ओमेगा टी प्लस पाई। तो इन तीनों को आपस में रिलेट करके ये बोल सकते हैं ना कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट में पाई बाई टू, वेलोसिटी एक्सेलरेशन में पाई बाई टू, सो डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में पाई, फेज डिफरेंस। मतलब हर टर्म पिछले वाले टर्म से पाई बाई टू पाई बाई टू पाई बाई टू फेज में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। ओके सर। ओके, तो फेज का रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन होता है डिस्प्लेसमेंट के रिलेशन के बेस पे। तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई लिख सकता हूँ। सर हमने इसमें रिलेशन निकाला है कि हर टर्म पाई बाई 2 से इंक्रीज करेगा। हाँ, मतलब पिछले वाले टर्म से हाँ ओके फेज सर। में डिफरेंस उतना आता है। ओके सर। या आप सिंपली बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई बाई टू है। ये हम किसी भी इक्वेशन को लेकर कर सकते हैं। हाँ, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। ओके सर। ओके, तो मेरे पास लास्ट टर्म आया, एक्सेलरेशन इज माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर पाई। इस इक्वेशन का अगर मैं देखिए, ए को मान लीजिए y, एंड जो y है उसको मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट x। तो y इज इक्वल टू mx, कुछ ग्राफ बन रहा है। मैंने कहा a को आप मान लीजिए y एंड इसको मान लीजिए x, तो ये मेरे पास टर्म डिफाइन करेगा m। तो एक इक्वेशन आ गया ना, y इज इक्वल टू mx। यस। तो इसे ग्राफ कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जिसमें स्लोप यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसलिए जो कर्व होगा, एंड इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए पासिंग थ्रू कहाँ से, ओरिजिन से। तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा पास करेगा। ठीक, एंड ये जो इंक्लिनेशन होगी वो tan थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा a एंड ये हो जाएगा y। आया समझ? यस सर। ओके, अगला रिलेशन यहाँ इसी में हम ये बोल सकता हूँ, आपका जो लास्ट रिलेशन आया है, acceleration is equals to minus of omega square y. So we can say कि acceleration directly proportional to negative of displacement. यस सर। तो किसी भी इक्वेशन के लिए अगर ये सेटिस्फाई करता हो तो एस एच एम होगा, अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता हो तो एस एच एम नहीं होगा। आप ऐसे याद रखिए। ओके। अब इसको एक और तरह से हम लिख सकते हैं इस तरह, जैसे मैं वेलोसिटी को लिखूं dy बाई dt, तो इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। तो इसको लिख सकते हैं d ओवर dt इंटू वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी ऊपर में मेरे पास कितना है, dy बाई dt है। तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसी टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दीजिए इस वाले टर्म के लिए। तो एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माइनस ओमेगा स्क्वायर था तो इससे जाके क्या हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू कितना, 0। ऐसे लिख सकते हैं।
तब इस टर्म को बोलते हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसिटन। तब यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, जो भी इक्वेशन दे रखा हो, वहां से टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो आपको हमने 3 चीजें डिफाइन कर दी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। इसमें तीनों में इससे ज्यादा चीजें जितनी मैंने आपको बताई हैं, इससे ज्यादा चीजें आपसे नहीं पूछ सकते। ठीक है? ओके। कोई मुश्किल, कोई डाउट यहाँ पे? नो सर। ओके, अब आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि मीन पोजीशन पे कितना होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे कितना होगा, डिपेंडिंग अपॉन वाई। ठीक है? यस सर। ओके, नेक्स्ट चीज इस चैप्टर में है विच इज एनर्जी। ठीक है? एनर्जी ऑन एसएचएम। एनर्जी दो तरह की होती है, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी डिफाइन करूं तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, या अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखूं तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म था मेरे पास। यस। ठीक है? अब इसमें भी दो वैल्यूज हो सकती हैं, क्योंकि y की वैल्यू मीन पोजीशन पे 0 होगा एंड y की वैल्यू एक्सट्रीम पोजीशन पे a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक, जो अभी हमने पढ़ा। यस सर। तो अगर मैं डिफाइन करूं मीन पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम, विच इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एंड अगर मैं एक्सट्रीम पोजीशन पे बोलूं तो एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू a है, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना, 0। ठीक है? यस सर। दूसरी चीज होती है मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है, आपने अगर 6 चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पे स्प्रिंग मास सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो के है उसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है? यस सर। कभी कभी आपको क्या होता है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये एक तो ऑसिलेशन पे डिपेंड करेगा एंड दूसरा रेफरेंस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने ये कोई पेंडुलम लिया, ये मेरे पास पेंडुलम बॉब किसी इस पॉइंट पे है। ठीक है? एंड वो इटसेल्फ ग्राउंड से किसी हाइट पे है, ग्राउंड लेवल किसी इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट की वजह से उसके पास एक एडिशनल एनर्जी हर वक्त होती है, दैट इज एनजीएच। ठीक? यस सर। तो ये प्लस जो उसके ऑसिलेशन की वजह से एनर्जी आएगी वो, तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल इसके इक्वल होता है। ठीक? अब इसकी भी दो वैल्यूज हो सकती है, एक बार मीन पोजीशन पे, एक बार एक्सट्रीम पोजीशन पे। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि वो यू नॉट 0 है या नहीं। ठीक है? अगर आप सिर्फ 11th पढ़ेंगे तो आपको यू नॉट नहीं लेते, बट अगर कंपटीशन में करते हैं तो यू नॉट लेते हैं वहां पे। ठीक है? जानबूझ के, ताकि आप गलत करें। ठीक है? अब इसकी भी दो वैल्यूज हो सकती है, अगेन मीन पोजीशन पे एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0 एंड एक्सट्रीम पोजीशन पे y की वैल्यू 1। तो मीन पोजीशन पे y की वैल्यू 0, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कैसा होगा, मिनिमम, या तो 0 होगा, नहीं तो यू नॉट के इक्वल हो जाएगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट। अगर मैं दोनों एनर्जी को आपस में ऐड कर दूं, ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज E, which is equals to kinetic energy plus potential energy। जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी में माइनस में वाई स्क्वायर है, पोटेंशियल एनर्जी में प्लस में वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। सो वी लेफ्ट विद हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यू नॉट, अगर वो गिवन है तो, एंड ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।
नो सर, बस Okay. ये यू नॉट बता दीजिए सर। यू नॉट सिंपली उस रेफरेंस के टर्म में कि मेरे पास इनिशियली जो बॉब है वो ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे है या नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल से किसी हाइट पे होगा तो यू नॉट एग्जिस्ट करेगा, ग्राउंड लेवल पे ही है तो यू नॉट की वैल्यू 0 होगी। मतलब सिंपली रेफरेंस के टर्म में है वो, और कुछ भी नहीं। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, हमने जो टर्म निकाला है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के टर्म में निकाला है, बट आपको जो क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से पूछ सकता है, या तो टाइम डिपेंडेंट टर्म उस तरह से पूछ सकता है। तो मैं इसको आपको दूसरी तरह से करके दिखाता हूँ एंड देन उसके बेस पे एक रिलेशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने लिखा था डिस्प्लेसमेंट, तो y इज इक्वल टू लिखा था a टाइम्स ऑफ साइन ओमेगा टी, एंड वेलोसिटी की वैल्यू लिखा था ओमेगा टाइम्स ऑफ a cos ओमेगा टी। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालूं u, तो इसकी वैल्यू थी मेरे पास हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, एंड y कैन बी रिटन एज a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगेन यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया। मैंने आपको साइन स्क्वायर को ब्रेक करने के तरीके सिखाए थे पीछे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइड बाई 2, तो ये 4 हो जाएगा। ये समझ आया? हेलो। यस सर। ओके, तब यहाँ से एक रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक रिलेशन ये आ गया। दूसरा, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू के बेस पे पुट करूँ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी की वैल्यू है मेरे पास ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अगेन कॉस को कन्वर्ट कीजिएगा लीनियर पावर में, तो ये फॉर्मूला आपका ऐसा आ जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी, ये आ जाएगा। एंड जब दोनों को ऐड कर लीजिएगा ताकि टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाए, तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी में है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, काइनेटिक एनर्जी में है प्लस 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सम कीजिएगा तो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो इतना ही आएगा, जो कि कांस्टेंट टर्म है जो हमने पीछे निकाला था। इसलिए टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं करती। अब यहाँ से मैं एक चीज कंक्लूड करता हूँ आपको। देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये जो टर्म है 2 ओमेगा, एंड ये जो टर्म है वो भी 2 ओमेगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन वहां पे भी cos 2 ओमेगा टी है, एंड काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन वहां पे भी cos 2 ओमेगा टी है। बट इनिशियली डिस्प्लेसमेंट को देखिए एंड वेलोसिटी को देखिए, वहां पे सिर्फ ओमेगा ही है। यस सर। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको दे देगा कि कोई मेरे पास एक सिस्टम है जिसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, तो पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड कितना होगा। तो आप क्या बोलिएगा कि चूंकि ओमेगा डबल हो जाएगा इसलिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का टाइम पीरियड 5 सेकेंड होगा। बट टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू टाइम पे डिपेंडेंट नहीं होगा, इसलिए उसका टाइम पीरियड कितना होगा, इन्फिनिटी। आया समझ? सर ये रिपीट कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने कहा कि जो नॉर्मल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, सब में ओमेगा ओमेगा टर्म आएगा। तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी जहाँ से मैं टाइम पीरियड निकाल सकता हूँ। यस। बट जब मैंने एनर्जी कैलकुलेट की, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, तो उसके टर्म में 2 ओमेगा आया। यस। मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई वो डबल हो गई, तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी बट टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हम ये ओके। बोल सकते हैं यहाँ पे एक टर्म के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, इन सारे टर्म में अगर आपसे पूछा जाए कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इन सब का क्या रिलेशन है, ठीक, तो मैं आपको वो बताता हूँ। अगर इसका टाइम पीरियड टी है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, इसका भी टाइम पीरियड टी होगा, इसका भी फ्रीक्वेंसी एफ।
इसके लिए भी टाइम पीरियड थी, इसके लिए फ्रीक्वेंसी है, बट इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हाफ, एंड फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, डबल। इसका भी टाइम पीरियड हाफ एंड फ्रीक्वेंसी कैसी हो जाएगी, डबल। बट टोटल एनर्जी के लिए टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 0। ओके सर। तब इसके बेस पे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेव दे रखा है एसएचएम, जिसका टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, तो बताइए कि उसके पोटेंशियल एनर्जी का टाइम पीरियड कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 5 सेकेंड्स। T/2, यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल? नो। ओके, तो यहाँ तक आपका एनर्जी इस तरह से रिलेट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। अब इसी एनर्जी में एक टर्म और ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि इसका ग्राफ प्लॉट करके दिखाइए, और इसका ग्राफ बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, कंपटीशन में। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, मेरे पास एक वर्टिकल लाइन दैट इज एंड एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक मेरे पास टर्म होगा कांस्टेंट टर्म जो उसके टोटल एनर्जी को रिजेंबल करेगा, तो ये मान लीजिए ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जो कि कांस्टेंट है, तो ये टोटल एनर्जी हो गई। हमने भी पीछे देखा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसके इक्वेशन में था क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वेलोसिटी की जो वैल्यू थी वो कॉस के टर्म में थी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए वो यहाँ पे होगा मैक्सिमम, तो उसका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसे क्रॉस करता होगा। हेलो। हेलो, यस सर। वो पता नहीं वाईफाई अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो बीच में प्रॉब्लम आ गई थी। ओके ओके सर। ओके, तो हम वो कर रहे थे, क्या कहते हैं, ग्राफ में बता रहा था आपको। तो मैंने कहा कि मेरे पास ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, टोटल एनर्जी के लिए एक टर्म डिफाइन कीजिए। सपोज कर लीजिए मेरे पास ये टोटल एनर्जी है,
E, ठीक। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन में कॉस आ रहा था एंड कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए कॉस का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, इस टर्म से ऐसे। एंड पोटेंशियल एनर्जी में साइन का ग्राफ होता है एंड साइन की वैल्यू 0 के लिए 0 होती है, ठीक है, तो ओरिजिन पे 0 मिनिमम एंड देन फिर इस तरह से चेंज करता जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, वो मेरे पास हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए एंड ये मेरे पास हो जाएगा टोटल एनर्जी के लिए। जब दोनों ग्राफ जहाँ पे कट कर रहा है, दैट इज ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, तो वो कुछ इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों इक्वल होगी एंड वो टोटल एनर्जी का हाफ होगा। तब इसका कोऑर्डिनेट अगर डिफाइन कीजिएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी a/√2, चाहे वो नेगेटिव साइड हो या पॉजिटिव साइड हो। तो ये x एक्सिस एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट बता रहा है एंड ये y एक्सिस एक्चुअली में एनर्जी बता रहा है। ये समझ आया? सर ये a/2 वाला बता दीजिए। ये वो पॉइंट है जहाँ पे वो ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है। ग्राफ इंटरसेक्ट करना मतलब उस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट, ये मतलब जो ग्रीन वाली लाइन है एंड जो ब्लैक वाली लाइन है दोनों इक्वल होगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। तो दोनों की वैल्यू जब इक्वल पुट कीजिएगा तो वो a/√2 आएगा एंड उस पॉइंट पे टोटल एनर्जी की वैल्यू हाफ होती है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में इक्वल a/√2 पे होते हैं। ओके, ठीक है, तो इतनी तरह से आपको टोटल एनर्जी के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट था इस टर्म में, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक। एक लास्ट पार्ट इस टर्म में बचता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना, ठीक है। देखिए कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड हम कैसे करते हैं, तो हम उसके लिए डिफाइन करते हैं मोशन कितनी तरह का हो सकता है, ठीक। मोशन हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक ट्रांसलेशनल जो स्ट्रेट लाइन में हो, ठीक, एंड दूसरा होता है मेरे पास रोटेशनल जो रोटेट करता हो या सर्कुलर हो, ठीक है। रोटेशनल मोशन पे जो क्वेश्चन होगा वो सिर्फ कंपटीशन पूछेगा, 11th में नहीं आता, ठीक है। मैं आपको दोनों कंसेप्ट सिखाता हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम एंड उसको डिस्प्लेस किया, तो सबसे पहली चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो F इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -kx। या आपने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा होगा 6th चैप्टर में वर्क एनर्जी एंड पावर में, तो वहाँ से निकाल सकते हैं। या नॉर्मल स्प्रिंग मास सिस्टम में अगर मैं कोई एक स्प्रिंग मास सिस्टम ले लूँ इस तरह एंड एक ब्लॉक अटैच कर दूँ यहाँ पे इस तरह एंड इस ब्लॉक को अपने पोजीशन से डिस्प्लेस करूँ टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, तो वो क्या करेगा, जितना डिस्प्लेस्ड होगा उतना उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, जिसके बेस पे वो वापस ओरिजिनल पोजीशन पे पुल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तब हम पहली चीज़ डिफाइन करते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ पे जब ऐसा रिलेशन दे रखा हो तब इसके लिए टाइम पीरियड का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2π√अंडर मास बाय स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म होता है रोटेशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मान लीजिए मैंने कोई एक डिस्क ले लिया, रिंग ले लिया, उसको अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कीजिए। जैसे मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट लीजिए, या अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मान लीजिए कोई एक रॉड लीजिए जो किसी एक एक्सिस से फिक्स्ड है। इस रॉड को पकड़ के मैं इधर की तरफ हैंग कर दिया इस तरफ एंड छोड़ दूँ, तो वो क्या करेगा, इस तरह ऑसिलेट करने लगेगा, ठीक। अगर पूरा जाएगा तो पूरा रोटेट करेगा, तो एक्चुअली में रोटेट कर रहा है ये किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट टू एंड फ्रो किसी एंगल के ऊपर। तब हम यहाँ पे देखते हैं टॉर्क रीस्टोरिंग फोर्स को रोटेशनल टर्म में टॉर्क बोलते हैं। तब यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है c टाइम्स थीटा। थीटा कितना डिस्प्लेस्ड हुआ यहाँ से यहाँ तक,
उसके अकॉर्डिंग। तब यहाँ पे इसके लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई रूट अंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय टॉर्सनल कांस्टेंट। ये सिंपली रिलेशन होता है। तो मेनली जो हमें फोकस करना होता है ट्रांसलेशनल मोशन पे, रोटेशनल मोशन पे नहीं करना होता है। यहाँ पे बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पे बेस्ड अलग अलग तरह से मोशन देखते हैं। हर मोशन में हम सिंपल एक काम करने की कोशिश करते हैं, फोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। एंड फोर्स के बेस पे एक्स का जो कोएफिशिएंट होगा वो आपका के कहलाएगा, दैट इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड देन वहां से टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या है मेरे पास, सबसे पहला आता है मेरे पास स्प्रिंग मास सिस्टम। तो अगर मैं बोलूँ मेरे पास कोई एक स्प्रिंग है इस तरह, ठीक है, यहाँ पे इस स्प्रिंग के लिए अब इसकी अपनी कुछ लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंड इसका अपना कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक ए। अब आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोलेगा कि इस स्प्रिंग को अगर मैंने कट कर दिया किसी भी सेगमेंट में तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इसके पहले स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद रखिए। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है नॉर्मल वाई ए अपॉन एल। Y is elasticity, A is area of cross section, L is length of the spring in original length। अगर मैं इसको कट करूं तो कट करूंगा तो उसकी लेंथ चेंज करेगी, तो उसके हिसाब से उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। ठीक है, इलोंगेट करने पे या कंप्रेस करने पे उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो चेंज नहीं करती। ठीक है, वो एक्सटेंशन या कंप्रेशन हो सकता है बट नेचुरल लेंथ हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे सपोज कर लीजिए इसमें बेस्ड अगर मैं बोलूँ कि इस स्प्रिंग को कट कर दीजिए किसी एक सेगमेंट में, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन था कि इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट हैविंग रेशियो 1:2:3, मतलब इसका जो लेंथ है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है 1:2:3। तो फर्स्ट पार्ट इज x, सेकेंड पार्ट इज 2x एंड थर्ड पार्ट इज 3x। तो जो ओरिजिनल लेंथ होगी तो एल के इक्वल होगी। तो यहाँ से l की वैल्यू निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू l/6, तो 2x की वैल्यू l/3 एंड 3x की वैल्यू l/2। अब इन सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए इस वाले फॉर्मूले में एंड देन वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। तो अगर मैं ऊपर k के वाले फॉर्मूले में पुट कर दूँ x की जगह पे l/6, तो ये फॉर्मूला जो आ जाएगा वो जाएगा 6k, k2 की वैल्यू आ जाएगी 3k एंड k3 की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2k। ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। क्वेश्चन ये था कि इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट उसका जो रेशियो हो 1:2:3 पार्ट में डिवाइडेड हो, तब उसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे अफेक्टेड होगा आपको वो निकालना था। तो पहला काम क्या कीजिए, जो भी रेशियो में दे रखा है सबको सम करके उसके ओरिजिनल लेंथ के इक्वल निकाल लीजिए ताकि आपको प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आ जाए। एंड देन उसको के वाले फॉर्मूले में पुट करके उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे न्यू चेंज हो जाएगा वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सर ये x की वैल्यू कैसे निकाली हमने? जैसे मेरे पास रेशियो कितना था 1:2:3, यस सर। तो 1x 2x 3x यस सर। टोटल सम करके एक्चुअल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के इक्वल हो जाएगा। यस सर। 1x 2x 3x is equals to 6x is यस equal सर। to L, so x is equals to L/6 and 2x is equals to L/3 and 3x is equals to L/2। इन सारी वैल्यूज ऑफ x को k वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, k is equals to ya upon length। तो फर्स्ट के लिए लेंथ कितना है L/6, तो 6 ऊपर चला जाएगा इसलिए 6k, सेकेंड में 3k एंड थर्ड में 2k। ओके सर। ओके, स्प्रिंग अगर कट हो तो इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब हम स्प्रिंग को कंबाइन करते हैं तो स्प्रिंग कॉम्बिनेशन के बेस पे 3-4 तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये हमने करा YA/L, तो ये 6K कैसे आया? ओके, दिक्कत, जैसे मुझे K1 निकालना है तो K1 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, YA अपॉन फर्स्ट वाले सेगमेंट की लेंथ कितनी है, x। यस सर। x की जगह पे क्या पुट कर दीजिएगा,
L/6 तो 6 कहाँ जाएगा? ऊपर। हाँ तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल दे रखा है? अच्छा, ओके सर, ओके, ठीक है। अब समझ आया? ठीक है, यस सर, यस। ओके। तो हम इस तरह से के निकाल सकते हैं। अब हमारे पास रिलेशन होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग 3-4 तरह से हो सकता है, जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होगा फ्री एंड। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा कि स्प्रिंग या तो हॉरिजॉन्टली कनेक्टेड हो तब, या तो वर्टिकली कनेक्टेड हो तब, दोनों का मतलब सेम होता है। तो मैंने क्या किया, 2 स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया इस तरह, एक बॉब ले लीजिए, ठीक है, एक सपोर्ट। तो ये मेरे पास K1 एंड ये मेरे पास K2, 2 स्प्रिंग है। यस सर। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है? सर सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन चेक करने का आसान तरीका आप ऐसे याद रखिएगा कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, बट फोर्स सेम होगा। क्योंकि स्प्रिंग मास्कलेस है, तो मास्कलेस वायर स्ट्रिंग किसी भी टर्म के लिए हर पॉइंट पे टेंशन सेम होता है, इसलिए फोर्स सेम सेम होगा। तब यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला आता है 1/k इज इक्वल्स टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस सो ऑन, जितने भी टर्म कनेक्टेड हों सब। तो ये फर्स्ट रिलेशन है, ठीक, विच इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक, सेकेंड वन इज, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लूँ तो उसके लिए कैसे होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक ब्लॉक यहाँ पे अटैच, मतलब एक स्प्रिंग ये है एंड एक स्प्रिंग ये ले लीजिए एंड इसके साथ कोई ब्लॉक अटैच कर दीजिए इस तरह। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर मैं इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करूँ तो स्ट्रेच करने के बेस पे क्या होगा, दोनों स्प्रिंग में एक्सटेंशन सेम सेम होगा। जितना स्ट्रेचिंग फर्स्ट वाले स्प्रिंग में होगा उतना ही स्ट्रेचिंग सेम सेकंड वाले स्प्रिंग में होगा, बट दोनों स्प्रिंग की जो स्टिफनेस होगी, रिजिडिटी होगी, वो अलग अलग होगी, इसलिए फोर्स के यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। यस सर। तो सपोज कर लिया मैंने ऊपर वाले स्प्रिंग के लिए K1 एंड नीचे वाले स्प्रिंग के लिए मैं K2, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि मेरे पास फोर्स डिफरेंट है, बट दोनों के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, सेम। इसी स्प्रिंग को हम ऐसे भी कंबाइन कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग ऐसे ले लीजिए, ये एक ब्लॉक है, ठीक है, एंड एक अनदर स्प्रिंग आप ऐसे ले लीजिए एंड ये सपोर्ट ले लीजिए। अब अगर मैं स्प्रिंग को किसी भी एक एंड की तरफ पुल करूं, आइदर टूवर्ड्स राइट और टूवर्ड्स लेफ्ट, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग किसी एक तरफ अगर ब्लॉक जाएगा, किसी इस तरफ, तो एक तरफ स्प्रिंग में एलोंगेशन हो जाएगा एंड दूसरी तरफ स्प्रिंग में कंप्रेशन हो जाएगा। तो ये एक्सटेंड हो गया एंड दूसरी तरफ जो स्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा। बट दोनों में जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन होगा वो क्या होगा, सेम ही अमाउंट होगा। जैसे Yes, फर्स्ट sir. स्प्रिंग जितना कंप्रेस्ड हुआ, सेकेंड स्प्रिंग उतना ही एक्सटेंड होगा, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। Yes, sir. तब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट सेम है बट फोर्स कैसा है, डिफरेंट। तो ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करते हैं तो K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सिंपली K1 प्लस K2। ठीक, तो ये 2 कॉम्बिनेशन हो गया। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। थर्ड इज कॉल्ड फ्री एंड। ठीक है, फ्री एंड मतलब एक ऐसे ले लीजिए, एक ब्लॉक ये ले लीजिए एंड एक ब्लॉक ये ले लीजिए। ये मास m1 है एंड ये मास m2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो इसको भी मतलब एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि कितना आएगा, बट सिंपली आप एक रिलेशन ये याद रखिए, फ्री एंड के लिए मास में चेंज आता है
उसके स्प्रिंग कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं आता। तो मास में जो चेंज आता है उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/μ इज इक्वल्स टू 1/m1 प्लस 1/m2। दिस m इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास। ठीक, तो हमने क्या कर लिया, 3 फॉर्मूला पढ़ लिया। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड थर्ड इज फ्री एंड जिसमें मास चेंज कर रहा होगा। ओके सर। ठीक है, एक और लास्ट रिलेशन होता है, मैं आपको वो कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। ये जनरली आपको कंपटीशन पूछता है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए। ठीक, एक स्प्रिंग ये है, एक स्प्रिंग ये ले लीजिए, किसी सपोर्ट से कनेक्टेड है। मैंने क्या किया, कोई एक बॉब लिया, यहाँ पे अटैच कर दिया। अब इसमें जो ऑसिलेशन होगा वो वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग, इस एक्सिस के लॉन्ग ऑसिलेशन होगा, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, ऐसे होगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, टोटल ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, उसको हाफ कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये मेरे पास एंगल θ/2 हो जाएगा। तब इस तरह के अरेंजमेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबके लिए K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रखिए। K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ K इंटू cos स्क्वायर θ/2 प्लस K। ये 2K मैंने कौन किस किस के लिए लिया है, इस वाले के लिए एंड इस वाले के लिए, एंड जो नीचे वाला है वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखिए, इस तरह का रिलेशन होता है। अब आपको एंगल गिवन होगा कि वो एंगल दोनों के बीच में कितना होगा, 120 दे देगा, 90 दे देगा, एंड उसके हिसाब से उसकी वैल्यू पुट करके आप K इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लीजिए एंड टाइम पीरियड में पुट कर दीजिए। जो फॉर्मूला था T इज इक्वल टू 2π√m/K। तो स्प्रिंग मास सिस्टम 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी 4 तरह से। इन चारों के अलावा और कोई रिलेशन नहीं पूछते वो। ठीक है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊं। हेलो, यस सर, यस सर। बोर तो फील नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन कौन सा? सर 1/K इक्वल्स टू 1/K प्लस K1 प्लस 1/K2। इसमें 3 स्प्रिंग है, कौन कौन सा सीरीज है, कौन कौन सा पैरेलल है, क्या सारे सीरीज में है? सर एक पैरेलल में है, फर्स्ट जो K एंड 6K है। अच्छा, वो दोनों पैरेलल में है एंड उसके साथ वो सीरीज में है। यस सर। देखिए, आप जब देखिएगा इसको तो आपको पहले ये दोनों स्प्रिंग एक साथ दिख रहा होगा। तो ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है? सीरीज। तो सीरीज में पहले इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एक स्प्रिंग ये, एक ब्लॉक, एंड फिर इसका कॉम्बिनेशन जो आएगा वो इसके साथ अटैच। तो इन दोनों कंबाइन कीजिएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो इसकी वैल्यू 2K आ जाएगी एंड इसकी वैल्यू K। अब कैसा दिख रहा है आपको? पैरेलल। तो इसीलिए K + 2K = 3K। ठीक है, एक मैंने बॉब यहाँ दे दिया, ब्लॉक। एक मेरे पास फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकेंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्ड इज नो सर, ये इस क्वेश्चन में हमने अच्छा, फर्स्ट स्टेप क्या करा? फर्स्ट स्टेप पहले इन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया, तो 1/6 + 1/3, तो इसकी वैल्यू 2K आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा तो। अब ये दोनों आपको कैसा दिख रहा है?
ये पैरेलल। पैरेलल तो k प्लस 2k 3k, तो इसका टाइम पीरियड डायरेक्टली किसके इक्वल हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m/3k। ओके सर। इसमें अगर आपको ये एंगल दे रखा हो 90 डिग्री, इसकी वैल्यू भी k, इसकी वैल्यू भी k एंड इसकी वैल्यू भी k, इसका आंसर निकाल सकते हैं। सर पहले k की वैल्यू 2k cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर 90 प्लस k। ओके हाँ, तो यहाँ पे एंगल को पहले हाफ कर लीजिए, थीटा बाई 2 लिखना है, तो 90 डिग्री का 45 यस 45, तो 2 cos स्क्वायर 45 प्लस k, तो k इक्विवेलेंट आ जाएगा एंड देन टाइम पीरियड यहाँ से निकाल लेंगे। यस सर। ओके, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में इतनी सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके सर। ओके, कुछ समझ आया? होप सो। यस सर। ओके, तो आपको अभी 11th का एग्जाम देना है कि फिर कंपटीशन के लिए करना था? सर नहीं, अभी 11th का देना है, फर्स्ट को मेरा पेपर है फाइनल। 1 मार्च? यस सर। तो आपने कितना कर लिया है सब कुछ? सर सब कुछ नहीं, मुझे एक रिकैप चाहिए और क्वेश्चन बैंक चाहिए, क्वेश्चन करने हैं मुझे। अच्छा, क्वेश्चन बैंक इन द सेंस सिर्फ उसके लिए मतलब स्कूल के लिए? सर यस, फाइनल एग्जाम के लिए बेसिकली। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए पढ़ी, ठीक है। यस। आपको जो स्कूल में जो पूछेगा वो सब इस चीज़ का डेरिवेशन पूछेगा, आइदर सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आपको डेरिवेशन आती है ये सब चीज़ों की? नो सर। तो पहले बोलना था ना कि मैं डेराइव कर करके मैं आपको दिखाता। ओके, मैं आपको डेराइव करके बताता हूँ, जैसे कॉम्बिनेशन के लिए। ओके। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये, ठीक है, यहाँ तक लेंथ है एक्सटेंडेड, एंड एक अनदर स्प्रिंग यहाँ तक, एंड कोई ब्लॉक यहाँ पे अटैच है। तो हम पहले क्या करते हैं, इनकी नेचुरल लेंथ लेते हैं। सपोज कीजिए इनकी नेचुरल लेंथ L01 है एंड इसकी नेचुरल लेंथ L02 है, एंड किसी इस पॉइंट पे अभी प्लेस्ड है। इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 एंड इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट इज K2, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको स्ट्रेच करेंगे अपने ओरिजिनल पोजीशन से। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँ अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो ये एक्सटेंड होगा, तो इसके नेचुरल लेंथ में इंक्रीमेंट आएगी। तो ये सपोज कर लीजिए कुछ यहाँ तक आ जाएगा। देन सेकेंड स्प्रिंग अगर फर्दर स्ट्रेच होगा तो ये इंक्रीमेंट होके कुछ यहाँ तक आ जाएगा, एंड देन फिर ब्लॉक इस पॉइंट पे। तो हुआ ये कि जो फर्स्ट स्प्रिंग था L01, उसमें x1 अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो गया ये। सेकेंड स्प्रिंग L02, उसमें x2 अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक देखूँ, x नेट, तो किसके इक्वल हो जाएगा, x1 प्लस x2। यहाँ तक समझ आया? सर ये स्टेप नहीं आया। देखिए मैंने फर्स्ट क्या लिया, जो स्प्रिंग है उसकी एक्चुअल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L01 है, एंड इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है, L02 है। जब मैंने स्प्रिंग को एक्सटेंड किया तो फर्स्ट स्प्रिंग में एक्सटेंशन x1 है, सेकेंड स्प्रिंग में एक्सटेंशन x2 है। यस। तो जो फर्स्ट स्प्रिंग की जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो L01 प्लस x1, एंड सेकेंड स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन हो जाएगी वो L02 प्लस x2। तो अगर मैं दोनों के एक्सटेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो L01 एंड L02 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, x net इज इक्वल टू x1 प्लस x2। यस सर। इसीलिए मैं डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 बोल सकता हूँ यहाँ पे। ओके, हमारे पास एक रिलेशन है f इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू f अपॉन k बोल सकता हूँ। यस सर। तो x नेट, मैंने अभी कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम होता है क्योंकि उसका कोई मास नहीं होता, इसलिए हर पॉइंट पे टेंशन सेम सेम होगा, इसलिए फोर्स सेम सेम लीजिए। तो यहाँ पे बोल सकते हैं F विथ नेगेटिव साइन
over K equivalent is equals to F upon K1 and F upon K2. F cancel out, तो बच क्या जाएगा हमारे पास, K equivalent is equals to 1 over K1 plus 1 over K2. आया समझ? यस सर। ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन आसान है क्योंकि उसमें ए दोनों सेम ही पोजीशन पे हैं, तो L01 एंड L02 दोनों सेम होगा, तो डायरेक्टली आप दोनों में F इक्वलेंट इज इक्वल्स टू F1 प्लस F2 कर दीजिए एंड देन उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए Kx x x x कैंसिल आउट, तो K इक्वलेंट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। ओके सर। ओके, होप कि यहाँ तक सब कुछ समझ आया हो। यस सर। तो आज क्लास के लिए इतना रहने दें कि और मैं एक्सटेंड आगे पढ़ाऊँ आपको। सर ये चैप्टर में कितना बचा अभी? इस चैप्टर में वो होगा मतलब सिंपल पेंडुलम होगा, फिर उसकी अलग अलग कंडीशंस होंगी एंड फिर डैम्पिंग एंड अनडैम्प्ड मोशन होगा। थोड़ा पोर्शन बाकी है एंड देन वेव्स है फिर। ठीक है सर, आप कल करा दीजिए। ठीक है, तो आप इतना पढ़ के रखिए, ठीक है, फिर मैं आपको कल खत्म करा के फिर मैं आपको वेव्स खत्म करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर क्वेश्चंस आप करा दीजिएगा बस, वो इम्पोर्टेंट है। ओके तो एक काम आप कर सकती हैं कि आप आपके स्कूल का क्वेश्चन पेपर होगा लास्ट ईयर का या इस साल का? प्री बोर्ड हुआ था सर अभी अच्छा, एक तो वीक पहले, वो है। वो मुझे सेंड कर सकते हैं? हाँ या श्योर सर, ठीक है। ओके ठीक है, तो उसको सेंड कीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग एनालाइज कर लूँगा कि क्या पेपर होगा आपके स्कूल का, फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके।